हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और हम पढ़ रहे थे मेगा डैम्स के बारे में। मेगा डैम्स में बड़े बड़े बिग डैम्स जिनका बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी, और खेती के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए भी, या जो पाइपलाइन बिछाई जाती है गांव में या शहरों में वाटर सप्लाई के लिए, उनके लिए भी। मत्स्य पालन भी इनमें होता है। लार्ज डैम बनाए जाते हैं जिनका इतना फ़ायदा होता है उतना नुकसान भी होता है पर्यावरण वगैरह के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सतलुज ब्यास रिवर, आपको पता है ना सतलुज ब्यास रिवर। चलो दोबारा से मैं बता देती हूँ। ये एक आपका हरियाणा पंजाब का इलाका है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। तो ये एक जाल है पंच नदियों का, 6 हैं बल्कि, सिंधु को लगा के। उस पर सतलुज और ब्यास नदी पर बाकरा नंगल बांध बनाया हुआ। प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन, ये 2 चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो हाइडल पावर भी बनाई जाती है। देखो, जो कोयले से बिजली बनाई जाती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं थर्मल पावर, ये याद रखना आप। और जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइडल पावर। प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, तो बिजली के लिए, इरिगेशन दोनों के लिए प्रयोग होता है। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है। महानदी बेसिन इरिगेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, इसके भी उद्देश्य है। एक तो इरिगेशन करना, दूसरा फ्लड को कंट्रोल करना। कई नदियाँ ऐसी होती हैं ना जो हर साल बाढ़ लेकर आती, जैसे हुगली, कोसी, ऐसी नदियाँ हैं जहाँ हर बार बाढ़ आता है। तो बाढ़ का पानी को रोकने के लिए इस तरह के मेगा डैम जो हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही ये शुरू हुए थे। और हुगली नदी पर सबसे पहले ये डैम बनाया गया था 1942 में, प्री इंडिपेंडेंस डेज में ही। एंड देन इरिगेट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वर थॉट एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। एक बार नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारे विकास के मंदिर हैं, जो मेगा डैम है। जब वो भाकरा नंगल सतलुज नदी पर उसका उद्घाटन कर रहे थे हीराकुंड बांध का, तब उन्होंने ये कहा था कि जो मेगा डैम्स हैं वो मॉडर्न आधुनिक भारत के टेम्पल्स हैं। तो ये माना जाता था कि इनसे प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, कि इससे क्या होगा, सूखा खत्म होगा, अकाल खत्म होंगे, खेती की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो डेवलपमेंट अपने आप होगी। और कमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि ये मॉडर्न, जो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। द रीजन बीइंग दैट इट वुड बी इरिगेट ए लार्ज एरिया को वो इरिगेट करते हैं, इसका कारण यही था, ठीक है। उसके बाद है डैम्स आल्सो फ्रेगरेंट रिवर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट, स्पेशली फॉर स्पाइन। शायद हम पीछे कुछ छूट गया है। In recent year, multi-purpose project and large dams have been come under great security and opposition for variety of reason। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसके कारण जो मेगा डैम्स हैं उनको, ये 2 लाइनें हैं जो छूट गई थी। डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी व रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, कि इसके फ़ायदे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, विलेज इकोनॉमी, जो गांव की इकोनॉमी थी वो मजबूत हुई, और उद्योगीकरण हुआ, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है ना, तो कैनल लगाई गई, और इससे अर्बन, जो शहरी विकास था वो भी बढ़ा। ये एक गीत है, ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारा अब एजिटेशन शुरू हो गया है, विरोध शुरू हो गए हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन होती है, जो लोकल पीपल है उनको हटाया जाता है, और लोकल पीपल अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ खो देते हैं, ज़मीन खो देते हैं।
और बहुत सारे वन अगर ख़त्म किए जाए तो जीव जंतु, वहाँ का इको सिस्टम सब खत्म हो जाता है। दूसरी बात, उनका टूटने का डर रहता है जिससे फ्लड बहुत आ सकती है। इन रिसेंट ईयर, वर्तमान के सालों में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट सिक्योरिटी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। बहुत सारे कारण हैं जिसका इनका विरोध होना शुरू हो गया। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लोज, क्योंकि अगर हम डैम बनाएंगे और इसको पानी को रेगुलेट करेंगे तो जो नेचुरल फ्लो से नदी बह रही है ना, वो नेचुरल फ्लो तो खत्म हो जाएगा ना। और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो सेडिमेंट ये बहाकर लेकर जाती है, जो नदी रिवर जो है अपने साथ एक बहुत अच्छा मटेरियल बहाकर लाती है जो फ्लड के जो ताज़ी मिट्टी का होता है और जो फर्टाइल होता है वो बहाकर नहीं ले जाएगी। उसके सामने आपने बैरियर खड़े कर दिए तो उससे जो आसपास का इलाका है वो बंजर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हर बार नई मिट्टी आ रही थी ना। फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम, लेकिन धीरे धीरे वो सेडिमेंट जमा नहीं होगा, जब वो बहाकर लाई गई है तो वो उसके अंदर ही जमा हो जाएगा और इस वजह से क्या हो जाएगा, वो अपनी नदियाँ जो है, अपना जो रास्ता है वो मोड़ना शुरू कर देंगे। सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर, और जो डैम है उसके बॉटम में, वो रिजर्वर में वो जो सेडिमेंट है वो जमा हो जाता है, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम्स, बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट ऑफ द रिवर एक्वेटिक लाइफ। और जिससे क्या होता है, जो इक्वेटिक लाइफ होती है, जीव जंतु जो उसमें रह रहे हैं, उनके लिए वो हानिकारक होती है। डैम आल्सो फ्रेगरेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। डैम से क्या होता है कि जो इक्वेटिक का मतलब होता है जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं और उनके लिए माइग्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारे आके डैम में वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर गाद जमा हो जाती है और गाद जमा होने के कारण जो उनका इकोसिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है। स्पेशली फॉर स्वेल्पिंग इन द रिजर्वर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स आल्सो समराइज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोयल लीडिंग टू इट्स डीकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और फ्लड के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उसको जमाना होता है, कहीं ले जाकर नदी वो प्रक्रिया नहीं कर पाती। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द काज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो ये क्या था, नर्मदा एक नदी है जो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से तो नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ओके, इस पर एक प्रोजेक्ट आया 1972 के आसपास, 72 इस टाइम आया था। वर्ल्ड बैंक ने हमें काफ़ी पैसा दिया और उस समय की जो सरकार है वो चाहती थी कि बहुत सारे डैम वहाँ बनाए जाए। करीब 300 डैम, छोटे बड़े और बड़े, तीन बड़े डैम बनने थे। और उसकी एक नेता थी मेघा पाटेकर, उसके नेतृत्व में लोगों ने उसका, मेघा पाटेकर, इसका नाम आप सुनते होंगे, अभी भी ये लेडी बहुत एक्टिव है। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने पहली बात तो यही की कि जो ज़मीन है हमारी, वहाँ आदिवासी लोग रहते थे, उनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही थी। देखो हमारे यहाँ ज़मीन का वहाँ क्या सिस्टम था, मान लो ये ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट काट के अपनी ज़मीन को बना लेते हैं साफ़। उसके बाद आप ज़मीन एक्वायर करोगे उनकी, जो उसने कब्जे में की हुई है, मान लो ये खेत था उसका, इस खेत का कोई लीगल डॉक्यूमेंट इस किसान के पास नहीं है, क्योंकि यार इन्होंने तो, इनका एक नेचुरल सा लाइफ है और इन्होंने काट कर अपना खेत तैयार किया है, कहीं कोई रजिस्ट्री इनकी हुई नहीं। आप किस तरह की ज़मीन दोगे, मान लो बाहर आप इसको ज़मीन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरी ज़मीन लीगल है, तो आप कैसे नोटिस करोगे कि ये ज़मीन इसी की है। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, वो वहाँ से उठना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका घर परिवार, संस्कृति, पहचान, खान पान दूसरे देश लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे हरियाणा में बिहारी लोग आते हैं, वो होली दिवाली किसी और ढंग से मनाते हैं, हमारे यहाँ उनकी पहचान नहीं है, उनके गीत यहाँ नहीं चलते, वो अपना कल्चर यहाँ नहीं पाते। दूसरी बात, उनको क्या फ़ायदा है डैम बनाने से।
अगर उसमें डैम बन रहा है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलना चाहिए? जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, जो अपनी ज़मीन दे रखी है, जो अपना कल्चर संस्कृति सब कुछ छोड़ रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन पर सबसे अच्छा प्रभाव उन्हीं पे तो पड़ना चाहिए, उनको फायदा है कि नहीं। तो सरकार को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो मैं डैम बना रहा हूँ जिस इलाके में, उसके लोग उसके बारे में क्या विचार करते हैं। लोगों से सलाह ली जानी चाहिए, कम्युनिटी को अपने ट्रस्ट में लिया जाना चाहिए, विश्वास में लिया जाना चाहिए कि आपको जो हम दे रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे अभी हमारे यहाँ खेदड़ में गोरखपुर में कोई डैम बन रहा, बिजली थर्मल पावर बन रहा था, तो लोग धरने पर बैठे हुए रहे काफ़ी समय तक। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, अगर हम ज़मीन दे रहे हैं। तो इस तरह से लंबे समय तक ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलता रहा मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। और अभी जाकर के 2018-19 की बात है, मोदी जी ने जो है सरदार पटेल डैम का उद्घाटन किया है नर्मदा नदी पर। एंड द टिहरी डैम आंदोलन, टिहरी ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। बार बार इस पर डैम बना गया, लेकिन ये डैम टूटने के कगार, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ डैम इतने काम नहीं कर पाते, भूकंप का इलाका है उत्तराखंड वगैरह में, तो उनके टूटने का डर रहता है। रेसिस्टेंट टू दीज प्रोजेक्ट आर प्राइमरली हैव ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा इसका कारण है कि लोकल लोगों को वहाँ से उठ करके दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। लोकल लोगों की ज़मीन छीन ली जाती है। लाइवलीहुड, उनका जो बरसों से सदियों से जीवन जीते आ रहे हैं, उनके पुरखे वहाँ रहे हैं, उनका वो जीविका उपार्जन का तरीका चला जाता है। वनों पर ही उनके जो जानवर हैं वनों पर डिपेंड होते हैं, लकड़ियाँ वो वहीं से चुनते हैं। कई जगह तो कोयला के जो एक टोकरा भर के वो बेचकर अपना काम चलाते हैं। अगर उनसे वो सारी चीज़ें एकदम कह दी जाए कि आप चले जाओ, ज़मीन आपको दी जाएगी, हो सकता है जो ज़मीन दी जाए वो उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही नहीं है, ना वहाँ लकड़ी हो ना कुछ हो रहा है, तो नए तरीके से सारा जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जीविका उपार्जन करना। एंड देयर मैरिजेज एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड्स ऑफ द नेशन। और उनके सारे रिसोर्सेज को राष्ट्र के हित के नाम पर ले लिया जाता है। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फॉर सच प्रोडक्ट, अगर लोकल पीपल जिसकी ज़मीन आप छीन रहे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अगर उनसे वो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, तो उसका उनको विरोध करना ही चाहिए। परहैप्स द landowner and the large farmer, industrialist and few urban center take the case of the land less in a village, does he really gain from such a project? ये अलग बात है कि बड़े बड़े किसान इंडस्ट्रियलिस्ट को उनका फ़ायदा होता है, लेकिन आप जो छोटे किसान हैं, जो छोटे लोग हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए कि वो किस तरह से प्रभावित हैं। सरदार सरोवर डैम के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, ये पढ़ लो आप। Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource project in India, covering 4 states. 4 स्टेट से होकर गुजरता था ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। The Sardar Sarovar project would meet the requirement of the water in drought prone and desert area. इस प्रोजेक्ट से क्या बनना था? जो सूखाग्रस्त इलाके थे और गुजरात का जो रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ के 9,490 गाँव में पानी पहुँचाना था। 173 इसमें टाउन में थे, राजस्थान के 124 गाँव में पानी पहुँचना था। ठीक है। Perhaps the लैंड ओनर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, इनका प्रोजेक्ट का लाभ क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में है, वो हमने डैम के बारे में पढ़ा था। और सेव नर्मदा मैनेजमेंट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये NGO है कि ऐसे समूह जो गवर्नमेंट से सहायता तो प्राप्त करते हैं लेकिन चलते अपने हिसाब से हैं। दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल्स, जो आदिवासी लोग रहते थे उनको मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज का मतलब होता है उनको एक मुद्दे पर उनके सबके विचार इकट्ठे करते हैं। मोबिलाइज का मतलब होता है एक बात को सारे लोगों के दिमागों तक पहुंचा देना।
ट्राइबल्स के लोगों को इन्होंने, जो वहाँ के आदिवासी थे, फार्मर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इन्वायरमेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए समाज में एक्टिव रहते हैं। एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो मानव अधिकारों के एक्टिविस्ट होते हैं, मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं सरकार से। अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। वो सभी क्या थे? जो आम नागरिक थे, ट्राइबल्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जिनको लगता था कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी। वो गुजरात में नर्मदा सरदार सरोवर डैम को बनाने के विरोधी थे। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट को लगता था कि बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, जो डिफोर्टेशन है उसका एरिया बढ़ेगा। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन। और ये चाहते थे कि दोबारा से जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखा जाए, गरीब लोगों को इससे फ़ायदा होना चाहिए। स्पेशली द आउटरीच डिस्प्लेस पीपल, ऐसे लोग जो इस कारण से, जो इस डैम के बनने के कारण से डिस्प्लेस हो जाएंगे। टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन, इनको पूरी तरह से आवास मिलना चाहिए। अगर यहाँ से जाएं तो ऐसी ज़मीन दी जानी चाहिए कि वो अपने लाइवलीहुड कमा सके। फैसिलिटीज़ देनी चाहिए सरकार को, उनको रोज़गार दिए जाने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी वेन, और लोगों को ये लगा कि जो उनके दुख हैं वो बेकार नहीं गए। और एक्सेप्टेड द ट्रोमा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बिलीव इन द प्रोमिस ऑफ द इरिगेशन फील्ड एंड प्लंटी हार्वेस्ट। और उनको कहा गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट तो होगा, मतलब आप एक जगह से जाओगे, लेकिन आपको हम ऐसे फील्ड देंगे जो इरिगेट, सिंचाई वाले होंगे और बहुत ज़्यादा जहाँ फसल पैदा होगी। ठीक है। सो ऑफन द सर्वाइवर ऑफ द रिहंद टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग एज सेक्रीफाइस फॉर द। एक रिहंद परियोजना है जो रिहंद नदी पर है, शायद ये उत्तर प्रदेश में है ये नदी। और लोगों ने बताया कि हमने इसलिए स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे खेत एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाएंगे तो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने देश के हित के लिए। बट नाउ आफ्टर 30 bitter years of being adrift, their livelihood having been more precious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifice for the nation? लेकिन 30 साल के बाद भी उनका जीवन सुधरा नहीं है और अब वो कहना शुरू कर दिया कि क्या हम दें, क्या मतलब देश के बलिदान के लिए हम ही, देश के हित के लिए हम ही बलिदान दें। क्या देश का हमारे प्रति कर्तव्य नहीं कि वो हमारी भी सफरिंग को समझें, हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे साथ जो गलत हो रहा है हम उसके लिए भी काम करें। इरिगेशन हैज़ आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब जो सिंचाई है वो भी नेचुरल तरीके की तो रही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल खेती करने लगे हैं। कमर्शियल का मतलब ऐसी खेती जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे धान की खेती है, बड़े बड़े खेत हैं गेहूं के, उनमें कमर्शियल खेती है ये, उसमें नेचुरल सिंचाई से काम नहीं चलता, उस पर पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस लाइक सलाइनेशन ऑफ द सोइल। और इस वजह से क्या होता है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, यूरिया का प्रयोग होता है, तो सोयल में खारापन आ जाता है, जैसे बंजर हो जाती है ना, नमक का ऊपर की परत चढ़ जाती है, उसे सलाइनेशन कहते हैं। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। और इसके साथ साथ जो है सामाजिक लैंडस्केप भी बदल जाता है। मतलब ज़्यादा कमर्शियल खेती करने वाले धनवान लोग होते हैं, जिसके पास कम एकड़ में ज़मीन है वो पुअर किसान रह जाता है, जिसके पास बड़े बड़े खेत होते हैं वो सामाजिक रूप से उनका दबदबा होता है, वो रिचर हो जाते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर एंड लैंड ओनर, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और बहुत ज़्यादा वो धनी हैं, एंड लैंडलेस पुअर, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनके पास ज़मीन है या
है तो बहुत ही कम है, वो पुअर रह जाते हैं। इससे सोशल हायरार्की बन जाती है, सामाजिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। एज वी कैन सी द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल वांटिंग डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं क्योंकि सभी वाटर रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर वर एजिटेट एंड ऑलमोस्ट काज ए रॉयट्स ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरिया। गुजरात में भी साबरमती बेसिन के किसान जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, रॉयट्स दंगे कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको पानी मिलना चाहिए, जबकि ये पानी सारा शहरी लोगों के पास, जो अमीर लोग हैं शहरों में, उनके पास पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह के जैसे पंजाब और हरियाणा में यमुना लिंक नहर के बारे में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सतलुज का पानी आना था, वहाँ अभी हरियाणा में आया नहीं है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं। कई बार नदियां जो है एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से निकलता है, तो राज्य पानी के बंटवारे पर लड़ते रहते हैं। जैसे मैंने अभी पंजाब और हरियाणा के बारे में बताया। इसी तरह केरल कर्नाटका में कावेरी को लेकर जल विवाद है, ठीक है। और वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डैम हैं उनका पानी हमें मिले, ठीक है। कृष्णा गोदावरी के बारे में आपने, डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो सरकारें हैं वो कृष्णा गोदावरी नदी के बारे में लड़ रही हैं, कोर्ट में केसेस चले हुए हैं और उनके अनुसार पानी का बंटवारा हो रहा है। इसी तरह एक कोयना नदी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके कारण जो पानी है उसका पानी का फ्लो जो है दूसरी स्टेट्स में कम जा रहा है, तो ये भी एक डिस्प्यूट्स का कारण है। उसके बाद ये नदियों का जाल है, इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेना भारत में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।